तो सॉफ्टवेयर का जो सेटअप है आप लोगों को जो है वेबसाइट से मिलेगा। इसके लिए आपको जो है टाइप करना है reconspace.com। जैसे आप टाइप कर रहे हैं आपके सामने ही आ गया फार्मा ERP सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रिकॉन। ठीक है, कंपनी की वेबसाइट आ गई है। यहाँ पर आपको डाउनलोड पेज पे जाना है और डाउनलोड पेज के अंदर आप देखेंगे कि सबसे ऊपर है आपका, ये तो रिटर्न के लिए है, जीएसटी रिटर्न के लिए सेटअप आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम अगर आप कस्टमर का इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको ये सेटअप फाइल डाउनलोड करनी है। इसके अंदर रिकॉन का सेटअप रहेगा, एसक्यूएल का मैनेजमेंट स्टूडियो जो है और एसक्यूएल जो एक्सप्रेस वर्जन है वो रहेंगे। ठीक है, तो आपको इसको जैसे अगर आप डाउनलोड करेंगे यार तो ये फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गया। मेरे पास ऑलरेडी फाइल है तो इसको हम कंप्लीट डाउनलोड का वेट नहीं करेंगे। इसके बाद जितने भी हमारे कंपनी के नए वर्जन आते हैं वो नए वर्जन जो न्यू वर्जन है वो हम आपको जीएसटी पैच के अंदर मिलेंगे। जो रिकॉन जीएसटी पैच है इसके अंदर जो भी हमारे नए वर्जन आते हैं जो हम महीने में या 3 महीने में अपडेट करते हैं वेबसाइट पे, तो उसके लिए अपडेट करने के लिए आपको रिकॉन जीएसटी पैच ये डाउनलोड करना रहेगा। इसको अगर हम करते हैं तो ये जो फाइल है आपकी वो रिकॉन के नाम से डाउनलोड होगी। अभी हम फिलहाल इतनी चीजें आपको बताते हैं। आपको रिकॉन सेटअप और रिकॉन पैच जो है अपडेट वर्जन ये आपको डाउनलोड करना है। इसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे क्लाउड पे जो हमें चलाना है सॉफ्टवेयर, जिसके लिए हमने कहा था कि आपको या तो आप स्टैटिक आईपी से चला सकते हैं या अगर हम पैच फाइल देंगे आपको तो एक्सी देंगे तो वो ये रिकॉन क्लाउड की एक्सी इसके लिए यूज होती है। इसके अलावा हमारे पुराने वर्जन से सुविधा रिटेल अभी भी है। यहाँ पर रिकॉन का बैकअप टूल आता है, इसके लिए भी एक वीडियो बना हुआ है कि बैकअप आपको कैसे लेना है, या तो जो बैकअप है आपका वो ऑटो बैकअप क्लाउड पे या गूगल ड्राइव पे इस पे आप ले जा सकते हैं। तो वो टूल यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल ऐप भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एसक्यूएल के 2 वर्जन यहाँ पे दिए हुए हैं, 8 और एसक्यूएल 14। तो 64 बिट और 32 बिट दोनों दिए हुए हैं, उनके मैनेजमेंट स्टूडियो भी है। तो यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप अदर टूल जो हैं जैसे रिमोट पे किसी को लेना है तो सर्विस के लिए उसके लिए आप जो है टीम वीवर एनी डेस्क ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बायो पीडीएफ वगैरह है तो ये भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डाउनलोड है अभी हमने 2 चीजें डाउनलोड करी हैं, रिकॉन सेटअप और आपका रिकॉन का अपडेट। ठीक है, इसके अलावा आप साइट पे अगर आप देखेंगे तो वीडियो ट्यूटोरियल से आप सीधा रिकॉन के यूट्यूब चैनल पे डायरेक्टली यहाँ से चले जाते हैं जहाँ पर ये आपको मिलेंगे कितने जो है अपलोड हुए हैं यहाँ पर। और इस पे ही नीचे जो पॉपुलर वीडियोस हैं हमारे वो भी आपको एक अलग कैटेगरी में शो होंगे कि ये वो जो है कितनी बार ज़्यादा देखे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे वीडियोस हैं यहाँ पर। इसके अंदर जो है वो आपके वो वीडियोस भी हैं जो कैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है या कैसे अपडेट करना है, वो वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो वो आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं कि कैसे आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या क्या करना है। राइट, चलिए ये तो वेबसाइट की बात होगी। तो जब भी आप फाइल डाउनलोड करेंगे तो आपके डाउनलोड पेज में आएगी। तो आपको क्या करना है सबसे पहले कि वो फाइल को फोल्डर को कॉपी करके और क्लाइंट के सी ड्राइव के अलावा जो भी आपका ड्राइव है जिसमें आपको लगता है कि हाँ यहाँ स्पेस है वो चेक आपने कर लिया, उसके अंदर आपको फाइल रखनी है। तो इसी तरह मैंने भी जो है वो रिकॉन सेटअप के नाम से जो एक आपको फोल्डर बना लेना है। तो इससे बेनिफिट ये है कि अगर आपके अलावा कोई और सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है या ऑनलाइन सर्विस देनी है और जो लोग अभी
लॉकडाउन में फंसे हैं या इंटरनेट नहीं है, अगर वो एचओ से हेल्प लेना चाहते हैं या कहीं से भी हेल्प लेना चाहते हैं ऑनलाइन सपोर्ट के लिए, तो दूसरे बंदे को ये पता रहे कि हाँ भाई जो सेटअप फाइल है वो मुझे कहाँ मिलेंगी, तो इसके लिए सबके लिए यूजफुल है। और अगर सिस्टम क्लाइंट का कई बार क्रैश हो जाता है तो उस केस में भी आपको ढूंढने में भी ये इजी रहेगा कि आपकी फाइल कहाँ है, या आपके अलावा आपका जो साथ में कलीग काम करते हैं वो जाते हैं या आपका कोई स्टाफ दूसरा जाता है, तो उसको मालूम रहेगा कि हाँ ठीक है कि भाई एक प्रॉपर वे है जहाँ पर हम उसको रखते हैं। तो सेटअप फाइल मैंने यहाँ पे रखी है। तो जब आप सेटअप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके सामने इतने सारे फोल्डर्स आपको शो होंगे, राइट। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले इसमें आपको विंडोज 7 से लेकर विंडोज 10 तक या आगे जो अभी तक जितने भी विंडोज के वर्जन चल रहे हैं सभी के अंदर जो सॉफ्टवेयर है इस एक पैच फाइल से इंस्टॉल हो जाता है। तो यहाँ पर फायर पीडीएफ या उसके डॉट नेट फ्रेमवर्क है या जो आपके शार्प ग्रिड है, एसक्यूएल है, तो ये चीजें जो है ऑलरेडी आपकी इस पैच के अंदर हैं। तो आपको इंस्टॉल कैसे करना है, यहाँ पर हमने इंस्टॉल का एक बैच फाइल दी है। इस बैच फाइल को राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। रिकॉन का इंस्टॉलेशन एप्लीकेशन का सेटअप फाइल है। जैसे ही आप इसको रन करते हैं तो आपके सामने ये 3-4 ऑप्शन आपके सामने लेके आ रहा है कि पहले उसने बताया कि आपका सिस्टम जो है वो 64 बिट है, ओएस आपका ये है। अब इंस्टॉलेशन के लिए आपको क्या करना है, आपके पास 2-3 ऑप्शन इसने दिए हैं। जैसे 0 है सर्वर लोकल डीबी। लोकल डीबी का मतलब है कि ये एसक्यूएल 12 का स्मॉल वर्जन आपका इंस्टॉल करेगा। सपोज अगर आपको कहीं पर भी सॉफ्टवेयर का डेमो इंस्टॉल करना है तो ठीक है, जहां पर भी आपको डेमो इंस्टॉल करना है तो वहां पर आपको सर्वर लोकल डीबी जो ये है ये आपको लेके चलना है। इससे सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि विद इन 5 मिनट्स के अंदर, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, वैसे 2 या 3 मिनट्स के अंदर पूरा सॉफ्टवेयर एसक्यूएल डीबी, एसक्यूएल 2012 का उसका लोकल डीबी जो है और जितने भी पीडीएफ है या शार्प ग्रिड है ये सारा सेटअप विद इन 5 मिनट्स के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप 0 आपके पास जो है, मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, चॉइस है, अगर आप 0 एंटर करेंगे तो आपका ये लोकल डीबी इंस्टॉल होगा, राइट। मैंने एंटर किया तो इसने कहा कि आपके पास एसक्यूएल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपको ओवरराइट करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो अगर मैं यस करूंगा तो भी ये मुझे आगे एसक्यूएल 12 लोकल डीबी इंस्टॉल के लिए गया और उसने कह दिया कि ऑलरेडी आपका इंस्टॉल्ड है तो इसलिए वो आगे इंस्टॉल नहीं करेगा और उसने इसको फिनिश कर दिया। पर जैसे ही मैंने फिनिश किया तो उसने आगे का जो प्रोसेस था, जो सॉफ्टवेयर सेटअप फाइल्स है वो इंस्टॉलेशन उसने स्टार्ट कर दिया है। तो जितनी भी डीएलएल फाइल है उसने अपना विंडोज के अंदर फाइल कॉपी करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये टूल अपने आप करता जाएगा। बस आपको एक बार 0 एंटर करने के बाद आपको कोई चीज प्रेस नहीं करनी है, ये ऑटोमेटिक सारी चीजें इंस्टॉल करता जाएगा। अब जैसे पीडीएफ है तो बाय पीडीएफ भी इसने इंस्टॉल अपने आप कर दिया। तो ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन है जो आप क्लाइंट के यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। इसके बाद अगर आपको क्लाइंट, जैसे देखिए अभी ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ तो उसने लास्ट में देखिए स्टार्ट जो है रिकॉन EXE भी उसने स्टार्ट कर दिया, ठीक। तो इस तरह से आपका ये सेटअप कंप्लीट हो गया। अगर इसके बाद मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं मुझे पूरा एसक्यूएल इंस्टॉल करना है तो आप जो एक्सप्रेस 8 है यहाँ पर 64 और 86 है, इस दोनों के अंदर से ये आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक। वापस मैं इंस्टॉल फाइल फिर से रन कर रहा हूँ। अब इसमें जो दूसरी चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक, देखिए मैंने सर्वर पे तो इंस्टॉल कर दिया। सर्वर मीन्स जहाँ पर हम डेटाबेस भी इंस्टॉल कर रहे हैं और रिकॉन की EXE फाइल भी इंस्टॉल हो रही है। सेकंड नंबर 1 नंबर पे है क्लाइंट, मतलब क्लाइंट मतलब वो मशीन जो सर्वर से लैन से अटैच है। आपकी जो है लैन पे आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो उस केस में अगर आप 1 लिखेंगे वहां पर मुझे एसक्यूएल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, तो आपको 1 एंटर करना है तो आपका क्लाइंट आपका इंस्टॉल हो गया। 2 जो है वो आपका सर्वर प्लस फुल एसक्यूएल। इसका मतलब है कि आपका जो
0 है और 2 है, दोनों सेम है, बस इसमें जो है एसक्यूएल का डिफरेंस है। उसमें आपका लोकल डीबी इंस्टॉल होता है, इसमें एसक्यूएल का आपका फुल वर्जन इंस्टॉल होगा। ये आपको तब करना है अगर आप जो है फाइनल इंस्टॉलेशन आप कर रहे हैं। क्लियर? और अगर आपको इसी तरह इंडिविजुअल भी आप जैसे सिर्फ एसक्यूएल इंस्टॉल करना है या खाली फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है या आपके सिस्टम में वायर पीडीएफ नहीं है तो सिर्फ वही चीज इंस्टॉल करनी है तो वो आप कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 7 लिखूंगा तो ये सिर्फ इंडिविजुअल एक वायर पीडीएफ इंस्टॉल कर रहा है, वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं करेगा। राइट? तो जो ये टूल हमने दिया है साइट पे या जिन लोगों के पास है, तो ये किसी भी मशीन पे आपका इजी मेथड है बहुत, जिसके थ्रू आप पूरा रिकॉन का सेटअप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है मैं आपको बताऊंगा कि जो अपडेट वाला पैच है या जो हमारे लेटेस्ट सेफ्टी है उसको आप कैसे अपडेट करेंगे। ठीक है, रिकॉन अपडेट के नाम से। राइट? उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो रिकॉन अपडेट के नाम से आएगा। रिकॉन अपडेट के अंदर आपको ये फाइलें मिलेंगी। आपको डीएलएल फाइल है, ये अपडेट करनी रहेगी, रजिस्टर करना रहेगा, और ये आपकी नई एक्सी यहाँ फोल्डर के अंदर होती है। आपको सिर्फ रिकॉन पे राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। तो जहां पर भी रिकॉन का फोल्डर है सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर वो डिफॉल्ट सर्च करता है। सी ड्राइव में रिकॉन के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर रिकॉन फोल्डर को सर्च करता है और वहां पे वो अपडेट कर देगा। ठीक है? अगर देखिए विद इन मिनट के अंदर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। अगर आपका ने फोल्डर कहीं और बना रखा है तो आप ये सिर्फ एक डीएलएल को आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो हो चुकी है। तब आपको एक्सी फाइल कॉपी करनी है और उसको अपडेट कर देना है। ये एक्सी आपको इस तरह से अपने फोल्डर में आके यहाँ पर पेस्ट करके ये आप अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी एक्सी आपके अपडेट हो गई। अब ये जो फिर से आपको बता दें, तो जो सॉफ्टवेयर है आपका वो सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर रिकॉन फोल्डर के अंदर इंस्टॉल होगा। उसके अंदर आपकी जो है फिस्कॉम फाइल जो आपकी रहेगी, ये आपकी कनेक्शन फाइल होती है। जो भी अगर हम लोकल डीबी इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर हमें सब ये चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बाय डिफॉल्ट उसी को कनेक्ट करती है। पर अगर हम फुल वर्जन इंस्टॉल करेंगे तो हमें फिस्कॉम फाइल के अंदर हमें 3 चीज़ें बतानी होती हैं। यूजर आईडी हमारी क्या है, डिफॉल्ट यूजर आईडी हम ऐसे ही रखते हैं। इसके अलावा अगर हम पासवर्ड सेट करते हैं तो हम उसका पासवर्ड इक्वल टू इसी फॉर्म में हम लिखेंगे जो भी हमने पासवर्ड दिया है। और डेटाबेस सोर्स में एसक्यूएल सर्वर का जो सर्वर नेम हमने डिफाइन किया वो, अगर ये चीजें हमारी रहती हैं और इसके बाद अगर हम सॉफ्टवेयर रन करते हैं यहाँ पे तो आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे कैसे रन हो जाएगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको एसक्यूएल का फुल वर्जन अगर इंस्टॉल करते हैं तो आपको क्या चीजें उसमें ध्यान में रखनी है। रिकॉन सेटअप के अंदर हम फिर से आ गए। यहाँ पर एसक्यूएल 8 एक्सप्रेस वर्जन है और 64 बिट है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, जस्ट आपको डबल क्लिक करना है, ये फाइल एक्सट्रैक्ट करेगा। इसमें मैं कंप्लीट इंस्टॉलेशन फिनिश तक नहीं दिखाऊंगा, पर जहां तक आपको जो सेटिंग्स करनी है वो चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आपको न्यू इंस्टॉलेशन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एसक्यूएल के जितने भी वर्जन है, चाहे एसक्यूएल 5, 12, 8, 12, 8 है या 12 है या 17 है, तो इसमें ऑलमोस्ट अगर आप एक या दो एसक्यूएल जो है अलग अलग 5 या 8 या 12 को इंस्टॉल कर लेंगे तो आगे आपको इंस्टॉलेशन में दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा बहुत चेंज होता है। ठीक है, तो हमारे सामने जो है अगला स्टेप ये आ चुका है एसक्यूएल में। तो इस पर आपने ये सिंपल सेफ्टी करना है, नेक्स्ट जाना है। ये डिफॉल्ट टिक्स हैं, अगर ये नहीं है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर लेना है एसक्यूएल सर्वर के लिए। ये डिफॉल्ट में सी ड्राइव जो आपका प्रोग्राम फाइल्स है विंडोज वहीं जाएगा, सेटअप फाइल्स वहीं इंस्टॉल होंगी। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट ऑल करके नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर जो है वो मेन चीज़ है कि जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल एसक्यूएल इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपका जो एक्सप्रेस एडिशन, अगर मैं एसक्यूएल का 8 वर्जन लोड कर रहा हूँ R2, तो यहाँ पे डिफॉल्ट में आपका
डिफॉल्ट इंस्टेंस पे ही होना चाहिए। जैसे ये नेम इंस्टेंस पे है तो इसको आपको डिफॉल्ट इंस्टेंस पे क्लिक कर देना है, तभी ये वर्जन जो है आपका लैन में वर्क करेगा। अगर आप इसको नेम इंस्टेंस पे इंस्टॉल कर देंगे तो ये वर्जन आपका लैन पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिफॉल्ट पे क्लिक कर देना है और इस तरह से आगे चलना है। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट आगे चलना है। नेक्स्ट जो है ये दूसरा इंपॉर्टेंट है, जो इससे पहले मैंने बताया था आपको इंस्टेंस वाला। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, यहाँ पर ठीक है, विंडोज ऑथेंटिकेशन की जगह आपको मिक्स मोड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर पासवर्ड सेट करना है। जो पासवर्ड आप सेट करेंगे वही पासवर्ड आपको सिस्कॉम फाइल में आपको मेंशन करना होता है, जो मैंने इससे पहले बताया था कनेक्शन फाइल के अंदर। पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे डिफॉल्ट में मैं ऐसे @123 ऐसे, जो इसका यूजर जो है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बाय डिफॉल्ट जो यूजर है वो ऐसे होता है। तो ऐसे अकाउंट के लिए पासवर्ड हमें क्या सेट करना है वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे नीचे ऑथेंटिकेशन में कुछ नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे ऐड करंट यूजर क्लिक कर देंगे। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका डेटा डायरेक्टरी। डेटा डायरेक्टरी सबसे मस्त है कि आपको डेटाबेस कहाँ पर रखना है, क्योंकि अगर आपका सिस्टम क्रैश होता है और पूरा एसक्यूएल भी आपका डिस्टर्ब हो जाता है, करप्ट हो जाता है, तो आपको डेटाबेस फाइल की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास डेटाबेस फाइल है तो क्लाइंट का डेटा का कोई भी लॉस नहीं होगा। हम दोबारा से एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करके और उस डेटा फाइल को अटैच कर देंगे तो क्लाइंट के डेटा का लॉस नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा बेस फाइल जो है आप सी ड्राइव, मतलब जहां पर आपकी विंडोज लोड है, इसके अलावा अदर ड्राइव में करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, वापस से आप जो है डी ड्राइव में या ई ड्राइव में जहां पर भी आपको रखना है, और वहां पर आप एक फोल्डर क्रिएट करें, चाहे आप रिकॉन डाटा के नाम से या रिकॉन सॉफ्टवेयर के नाम से एक फोल्डर बना लें, और उसके अंदर ही जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए सारे डाटाबेस फाइल जो है मेरा ये आ गया, और इसके बाद ही आप यहाँ से आगे नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद हमें कोई भी सेटिंग इसमें और नहीं करनी है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस ये स्टार्ट होने जा रहा है, तो अगर हम इसको आगे कर देंगे प्रोसेस, तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और मेरा पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एसक्यूएल में दो तीन चीजें ही हैं। नंबर 1 आपको इंस्टेंस का ध्यान रखना है, और नंबर 2 आपका डेटाबेस फाइल आपको कहाँ ले जानी है, उसका डेटा डायरेक्टरी सेट करनी है, और उसका आईडी पासवर्ड सेट करना है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज है, एसक्यूएल आपने इंस्टॉल कर लिया, सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर चुके हो, तो यहाँ से अब आप सॉफ्टवेयर इजिली आप इसको रन कर सकते हैं। सिस्कॉम फाइल के अंदर आपने वो पाथ और वो लोकेशन आपने बता देना है कि ये इस फाइल के अंदर कि मेरा एसक्यूएल सर्वर का नाम क्या है और उसका आईडी क्या है और पासवर्ड क्या है। जब ये चीज़ें आप सेट कर देंगे तो आपका सॉफ्टवेयर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। बस ये है कि आपको एक बार सर्वर को रिस्टार्ट करना है। ठीक है, अगर आपको लैन पे वर्क कराना है सॉफ्टवेयर का, तो लैन पे आप एसक्यूएल तो इंस्टॉल नहीं करेंगे, सिर्फ सॉफ्टवेयर का जो एक्सपी है वो इंस्टॉल कर देंगे। पर लैन के अंदर भी आपको यही फिस्कॉम फाइल जो आपने यहाँ पे डाली है, वही फिस्कॉम फाइल वो लैन के अंदर भी कॉपी पेस्ट कर देनी है, ताकि उसका कनेक्शन भी इसी सर्वर से हो जाए। अगर आप लैन सिस्टम पे भी, क्लाइंट पे भी सॉफ्टवेयर चलाते हैं, तो वो इसी कनेक्शन फाइल के थ्रू ही आपके सर्वर को कनेक्ट करेगा। अब लेकिन अगर लैन पे चलाना है तो हमें एक सेटिंग और करनी है एसक्यूएल इंस्टॉल करने के बाद। ठीक है, आपको जो है एसक्यूएल के जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको एक एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, ये आपको सर्च करना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपकी स्क्रीन कुछ इस तरह से आएगी, एसक्यूएल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। इसके अंदर आपको क्या करना है कि जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे मेरे पास अलग अलग एसक्यूएल थे, तो मैंने एसक्यूएल 12 लोड किया था, तो उसके अंदर ये जो चीज़ें हैं आपकी ये अनेबल होनी चाहिए। शेयर मेमोरी, नेम पाइप्स, और ये अगर डिसेबल है तो इसको आप इस तरह से अनेबल कर देंगे। ठीक है, नेटवर्क के लिए
क्लाइंट प्रोटोकॉल, ये चीज़ें आपकी अनेबल होनी चाहिए। जब चीज़ें ये आप अनेबल कर देंगे तो वापस एसक्यूएल सर्विसेज जो फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एसक्यूएल सर्वर आपका यहाँ पे रन हो रहा है। तो उस एसक्यूएल को आप यहाँ से राइट क्लिक करके जो है रिस्टार्ट कर देंगे। रिस्टार्ट करने के बाद जब आप लैन पे सॉफ्टवेयर रन करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा। अगर लैन पे सॉफ्टवेयर रन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आपको ये जो है नेटवर्क सर्विस ही चेक करनी होती है कि आपकी नेटवर्क सर्विस आपकी वो अनेबल है या नहीं है। और अनेबल नहीं है तो आप अनेबल करके अपनी सर्विस रिस्टार्ट कर दीजिए, तो आपका सॉफ्टवेयर लैन पे काम करना शुरू कर देगा, अगर नेटवर्क की दिक्कत नहीं है तो। राइट, तो यहाँ पर ये एसक्यूएल का जो सेटअप है ये कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये स्क्रीन आपके सामने खुल के आएगी। अभी तो हमारे पास ऑलरेडी हमने कंपनियां क्रिएट कर रखी हैं, इसलिए कंपनी की हेल्प आती है। और अगर आपके सामने कंपनी की हेल्प आ रही है तो आप यहाँ पे F2 से नया कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। राइट, तो आपका जो फर्स्ट यहाँ पे दिखा रहा है कंपनी कोड, तो कंपनी कोड जो है वो आपका 6 डिजिट से बड़ा नहीं होना चाहिए, 6 डिजिट से ज़्यादा नहीं होगा। नंबर 2, फर्म कोड जो है, ये कंपनी का जो कोड आप जो भी आप क्रिएट करेंगे वो कंप्लीट न्यूमेरिक में नहीं होना चाहिए। अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है या अल्फाबेट में हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आरपीएस रखा है, उसका कोड, फर्म का नाम हम डालेंगे और यहाँ पर हम जो है एड्रेस डालेंगे। कंट्री का नाम डालेंगे। कंट्री की स्पेलिंग आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, अगर स्पेलिंग गलत होगी तो आपका जीएसटी स्टेट कोड आपके अपडेट नहीं होंगे। यहाँ पर आप स्टेट अपडेट करेंगे और सिटी का नाम आप डालेंगे। फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है या बिजनेस है वो किस से रिलेटेड है, आपका फार्मा होलसेल है या फार्मा रिटेल है। फिर यहाँ पर आपके जो वर्जन आ जाएंगे कि आपको जो सॉफ्टवेयर है वो 3 वर्जन में मिलता है, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम वर्जन में। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा वर्जन क्लाइंट के यहाँ पे इंस्टॉल करना है, जो भी आपकी उसके साथ कमर्शियल डीलिंग हुई हो या जो भी आपने कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, चाहे वो बेसिक है या स्टैंडर्ड वर्जन है। इसके बाद आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है। जीएसटी नंबर नहीं है तो एटलीस्ट स्टेट कोड आपको तो मालूम होना चाहिए और इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो है कंपनी क्रिएशन यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। जब आप कंपनी क्रिएशन पे आप एंटर करेंगे तो हमसे फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करने के लिए पूछेगा। आप यहाँ पे F1 करके हेल्प ले सकते हैं या आप कोड आपको याद है तो कोड भी टाइप करके एंटर कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर जो भी इंडिया में स्टार्ट होता है तो इंडिया के अंदर वो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है और उसका एंड डेट जो है 31 मार्च आ गया। डाटाबेस ऑटो क्रिएट करेगा, बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एंटर एंटर करते जाना है और इसको सेव कर देंगे। वो इसका ऑटोमेटिक एक ट्रान आईडी जनरेट कर देगा और ये डाटाबेस। तो फाइनेंशियल ईयर आपके सामने आ गया। जब हम इस पे एंटर करेंगे तो अब सॉफ्टवेयर डेटाबेस के अंदर आरपीएस 20 के नाम से डेटा आपका क्रिएट करेगा और ये जो डेटा होगा जो उसके अंदर डिफॉल्ट सेटिंग्स है या डिफॉल्ट अकाउंट है, जैसे टैक्स के अकाउंट कोड हैं या कुछ अकाउंट लेजर हैं जो बाय डिफॉल्ट होते हैं, जैसे कैश का है या स्टॉक का है, वो प्रॉफिट एंड लॉस है, तो इस टाइप के जो अकाउंट्स हैं तो वो ऑलरेडी आपको क्रिएट मिलेंगे। जो ग्रुप है वो सारी चीज़ें, तो इसमें आपका जो कंपनी क्रिएशन है या सॉरी जो डेटाबेस क्रिएशन है इसमें 3 to 4 मिनट्स आपका लगेगा। देखिए आप हमारा जो है कंपनी क्रिएट हो चुकी है। जैसे मैंने कहा था कि जब हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा तो हमारे ये डेमो का मैसेज आ रहा है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है बाय डिफॉल्ट वो 7 डेज के लिए इंस्टॉल होता है। उसका जो एंट्री की लिमिट डेज हैं वो 7 डेज है। ठीक है,
यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आपके जो है 2 यूजर बाय डिफॉल्ट आपके लोड हो जाते हैं, एसयू और जर्नल यूजर। फर्म जो है वो क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे, और अब इसके अंदर जो है आप अपना मास्टर या वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वर्किंग स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें और हैं जो आपको क्लाइंट को वर्क करने से पहले आपको सेटअप करनी है। जैसे जब आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया तो सबसे पहले एडमिन में जाके आप यहाँ पे फर्म मास्टर में उसकी फर्म की सारी डिटेल्स आप लोगे। जैसे अभी तक आपने नाम और एड्रेस फिलअप किया है, इसके बाद आप उसका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर क्या है सर आपका, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, किस बैंक में आपका अकाउंट है, और पिन कोड, वेब ईमेल जो आपको इसमें फीड करना है वो चीज़ें आप फीड कर रही हैं। इसके अलावा जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपका जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर भी आप यहाँ पे फिल करेंगे। अगर जीएसटी नंबर नहीं आप यहाँ पे है तो आपको सेटअप में जाके आपको फिर उससे ये क्वेश्चन करना है कि सर आपका अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो क्या आप लमसम स्कीम के अंदर है या आप कंपोजिट स्कीम के अंदर हैं, या आप या तो वो अनरजिस्टर्ड डीलर है या वो कंपोजिट स्कीम के अंदर है। अगर कंपोजिट स्कीम के अंदर है तो आपको सेटअप के अंदर कंट्रोल वाई करेंगे वापस सेटअप के अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पर सेटअप के अंदर एक ऑप्शन है वैट के अंदर कंपोजिट डीलर, तो वहाँ पर अगर आप टिक कर देंगे तो ये फर्म जो है वो कंपोजिट डीलर की तरह काम करेगी। अब आपका अनरजिस्टर्ड डीलर क्या होता है, कंपोजिट क्या होगा और रजिस्टर्ड डीलर क्या होगा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम बिलिंग या जीएसटी के बारे में बारे में बात करेंगे। ये चीज़ें डालने के बाद इसके बाद आपके इसमें और भी चीज़ें कुछ आपको शो हो रही हैं, जैसे ई वे बिल का यूज़र आईडी पासवर्ड। अगर ई वे बिल जो है वो एपीआई के थ्रू अपलोड करना चाहते हैं तो वो एपीआई कॉन्फ़िगर करेंगे और उसके लिए यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड सेट करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैंने सेपरेट से एक वीडियो है यूट्यूब पे कैसे आप ई वे बिल अपलोड कर सकते हैं, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसके अलावा रिटेलियो है जो मोबाइल ऐप वगैरह आप करते हैं उसके लिए यूज़ होता है। इसके अलावा अदर डिटेल में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर अगर वो फार्मेसी है तो उसका ड्रग लाइसेंस नंबर भी होगा, तो वो चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। पैन नंबर क्या है, आप ये एक्साइज में ये सब जरूरत पड़ती थी रेंज वगैरह की या डिवीज़न और स्टेट लोकेशन, ये सब की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आप इतनी एंट्री फिलअप करके उसको सेव कर देंगे। तो ये तो हो गया क्लाइंट की फर्म का इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने कंप्लीट यहाँ फिल कर दी। इसके बाद आपको उसका जो है सेटिंग जो है वो आपको करनी है। इसके लिए फिर आपको क्या करना है कि यूटिलिटी में आके डेटा इंपोर्ट में इंपोर्ट सेटिंग है, राइट। इस इंपोर्ट सेटिंग के अंदर क्या होता है कि अगर हमने पहले से प्री डिफाइंड कुछ सेटअप बना रखे हैं, जैसे फार्मेसी के लिए या होलसेल के लिए, फार्मा स्टॉकिस्ट के लिए या डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए या एफएमसीजी है, तो इस तरीके के पहले से हमने प्री डिफाइंड सेटअप रेडी कर रखे हैं। तो वो जो सेटअप फाइल्स हैं वो आपको सेटिंग है वो हम आपको एक फाइल जो आपको देते हैं उसको कंट्रोल फाइल बोलते हैं। तो कंट्रोल फाइल के अंदर जो है वो स्टेट का पूरा सेटअप होता है। तो वो कंट्रोल फाइल अगर आप सॉफ्टवेयर में यहाँ पर इंपोर्ट कर देते हैं तो इस फर्म के अंदर भी वही सेटिंग्स आ जाएंगी जो आपने एग्जिस्टिंग किसी फर्म से एक्सपोर्ट की थी। सेटिंग आप यहाँ से सिंपल ऐसे इंपोर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल फाइल पूछेगा, आपको कंट्रोल फाइल सेलेक्ट करनी है तो आपको ये कंट्रोल फाइल मिलेगी। तो जो ये कंट्रोल फाइल है ये आप यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करके इसको इंपोर्ट कर देंगे तो ये आपका इस फर्म जो मैंने अभी क्रिएट की थी फर्म, इसके अंदर जो डिटेल की सेटिंग्स है वो इंपोर्ट हो जाएंगी। इसके बाद जो है इसी तरह जैसे हमने सेटिंग हमारी होगी, नेक्स्ट आता है फॉर्मेट का। तो फॉर्मेट में आपको भाई डीएमपी है या ग्राफिक है, फुल पेज निकालना है, हाफ पेज निकालना है, तो उसके लिए भी आप प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स आपको मिलेंगे तो वो भी आपको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन में फॉर्मेट के अंदर यहाँ से बिल फॉर्मेट है तो यहाँ पर आप इंपोर्ट का ऑप्शन है, तो इस तरह से आप बिल फॉर्मेट भी इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको कोई चेक प्रिंटिंग करनी है तो वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट इंपोर्ट फॉर्मेट पे जाएंगे और फिर से आपको
जो आपके पास फॉर्मेट जो है बिल फॉर्मेट, वहां से आप अपने फॉर्मेट सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकता हूँ अगर किसी फॉर्मेट को इस तरीके से, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मेट भी इंपोर्ट हो गया, सेटिंग भी आपके पास हो गई। तीसरा आपको क्वेश्चन करना है क्लाइंट को कि सर आपका जो है यूजर कितने हैं या यूजर को आपको क्या राइट्स देने हैं। तो आपको उसके यूजर सेट करने हैं, उसको एक एडमिन यूजर बना के दीजिए कि सर ये यूजर जो है वो आपके लिए है, क्योंकि एसयू का यूजर जो है वो आप अपने लिए यूज करिए और उसको अपना एक एडमिन यूजर बना के दे दीजिए। इसके अलावा उसके और भी कोई बिलिंग यूजर्स हैं तो उनको सेट करना है तो वो आप कर सकते हैं, ये हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इतनी इनिशियल सेटिंग आपको करनी है, इसके बाद ही आपकी जो है वो वर्किंग स्टार्ट होगी, जो आपको आगे करानी है। ये जो ट्रेनिंग का पार्ट आएगा कि जो उसको आगे क्लाइंट को आपको देनी है, तो इतना काम जो है वो पहले आपको सेट करना है। इसके अलावा जो है जब आप सेटिंग इंपोर्ट कर लेंगे तो यहाँ पर कंट्रोल वाई अगर आप करते हैं, बैकअप पाथ क्या है, ठीक है। जैसे इसने मुझे यहाँ मैसेज आ गया, देखिए वैलिडेशन में सीरीज मास्टर डज नॉट एग्जिस्ट, दैट मीन्स जो मैंने सेटिंग इंपोर्ट की थी उसके अंदर ये सीरीज क्रिएट थी जो इस के अंदर इस डेटाबेस के अंदर मैंने नहीं बनाई है, या कुछ ऐसे अकाउंट थे जैसे ये क्रेडिट कार्ड में मैंने सेट किया था वो यहाँ पर नहीं है, तो वो मुझे यहाँ से मैंने हटा दिया है फिलहाल अभी। और फॉर्मेट के अंदर इनवॉइस फॉर्मेट, ये फॉर्मेट मेरे पास नहीं है। और इसके अलावा ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है बैकअप पाथ, ये बैकअप पाथ आपको यहाँ पे सेट करना रहेगा। तो यहाँ पर आप जो भी ड्राइव पे आप बैकअप लेना चाहते हैं तो वो बैकअप आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, तो सॉफ्टवेयर जो है उस लोकेशन पे आपका बैकअप सेट करेगा। कितने दिन के लिए रिटेंशन पीरियड आपको रखना है, कितने दिन आपको बैकअप रखना है, उतने दिन के बाद जो पुराना बैकअप होगा वो डिलीट करता जाएगा। और ऑटो बैकअप आपको आवरली लेना है तो कितने घंटे बाद आपको लेना है, 1 घंटे बाद लेना है या 2 घंटे बाद आपको लेना है, ठीक है। तो ये बैकअप जो है इसमें से आप सेट कर देंगे और इसको ओके कर देंगे, राइट। एंड इसके बाद एक सेटिंग और है, वो होती है सीरीज की, कि आपको कस्टमर को ये पूछना है कि उसके यहाँ बिलिंग पैटर्न क्या है, मतलब वो कैश बिल बनाना चाहता है, कितने डिजिट का बनेगा या क्रेडिट बिल भी बनाता है। तो ये सारे क्वेश्चन करके आप उनकी सीरीज भी सेट करेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं वो सिर्फ सेटिंग फर्स्ट टाइम सेटिंग्स में ही आएगा। तो इतना सारा काम करने के बाद सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया, एसक्यूएल इंस्टॉल किया, उसका डाटा पार्ट डिफाइन किया, इसके बाद आपने सॉफ्टवेयर कंपनी क्रिएशन किया, फिर उसकी जो भी डिटेल थी, जीएसटी नंबर, ड्रग लाइसेंस नंबर, वो इन्फॉर्मेशन आपने फिल किया। देन उसके बाद आपको फॉर्मेट और सेटिंग, ये दो चीजें इंपोर्ट करनी है आपको, और सीरीज और यूजर आपको सेट करने हैं, ठीक है। इतनी चीजें आप करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है अब आगे वर्किंग के लिए रेडी है। अब आप आगे ट्रेनिंग पार्ट आगे स्टार्ट कर सकते हैं। आज का सेशन यही खत्म कर रहे हैं।